हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो चलिए समझते हैं फॉर्म अप्लाई करने के पूरे प्रोसेस। एक पद पे फॉर्म भर के बताऊंगा, ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट वाला। आप दोनों का इसी प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, भले आप ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हो या अंडर ग्रेजुएट वाले के लिए अप्लाई करना चाहते हो। अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन किया हुआ है तो दोनों के लिए एलिजिबल है, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट। और जो 12वीं पास है वो सिर्फ जो है अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर सकता है। फॉर्म भरने के लिए जब आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। तो लॉगिन पे हम क्लिक करते हैं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले से अकाउंट बना हुआ है। अगर आपके पास पहले से अकाउंट नहीं बना है तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे आप बेसिक सी जानकारी भर के अकाउंट बना सकते हैं, पासवर्ड वगैरह बना सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपना आधार कार्ड लिख के और उसको ऑथेंटिकेशन कर लीजिए, आधार वेरिफिकेशन कर लीजिए। अगर आप ये कर पाते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं कर पाते हैं तो इसे क्लोज कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। अब मैं आपको पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले RRB चूज करने का ऑप्शन आता है, और तो यहाँ पे आपको जो है RRB का चुनाव करना। अब RRB का क्या इशू है, देखिए जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे ना तो नोटिफिकेशन में आपको जो है ना RRB वाइज वैकेंसी को दिखाया गया है, क्योंकि बहुत सारी RRBs है। अब देखिए इन सब पद पे फॉर्म भरने के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, चूंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी विषय से। किसी पद में आपको टाइपिंग भी चाहिए होगा, तो उसमें आपको जो है बताया गया है कि इसमें टाइपिंग चाहिए। देखिए ये वाला जो पद है इसमें टाइपिंग चाहिए, टाइपिस्ट जहाँ लिखा है सब में टाइपिंग चाहिए, बाकी किसी में नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पे RRB वाइज, RRB अहमदाबाद में वैकेंसी है जो कि आपको 79 वैकेंसी है। इसके अलावा RRB अजमेर में 345 वैकेंसी है। पोस्ट वाइज भी वैकेंसी दिखाया गया है कि किस पद के कितना वैकेंसी है, किस RRB में। बेंगलोर में कितनी वैकेंसी है, भोपाल में, भुवनेश्वर में। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस RRB के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। अगर मान लीजिए सपोज आपने अभी हाल ही में RRB का रिजल्ट देखा होगा तो वहाँ पे कट ऑफ भी देख लीजिएगा, किस में ज्यादा कट ऑफ जाता है, किस में कम जाता है, बच्चे कहाँ ज्यादा फॉर्म भरते हैं, तो इस पे भी निर्भर करता है। प्लस आपको ये भी देखना है कि जो भी आप RRB भर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सपोज आप सोच रहे हैं कि पटना से भरें और पटना से आप भर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो पटना का जो OBC सीट है उसमें एक भी सीट नहीं है। ये देखिए, तो अगर आप पटना भर देंगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके OBC कैटेगरी में एक भी सीट नहीं है। तो आप अपना कैटेगरी को भी देखिए कि किस कैटेगरी में हमारा जो है सीट है, और उस अकॉर्डिंग आप जो है अपना RRB चूज करेंगे। RRB चूज करने से एक ही बेनिफिट होता है कि आपका एग्जाम जो है मतलब हो सकता है कि उधर भी भेज दे, और नहीं तो हो सकता है कि आपको इधर आपके नियरेस्ट लोकेशन के अनुसार भेज सकता है एग्जाम, लेकिन जॉब लोकेशन उसी RRB में लगेगा, ये ध्यान रखना है। तो अगर आप रांची चूज करेंगे तो आपका जॉब जो है रांची के ही RRB में लगेगा। सिकंदराबाद चूज करेंगे तो RRB सिकंदराबाद में लगेगा, तो ये भी होता है। लेकिन आपको ये जरूर ध्यान देना है कि आपका कट ऑफ सबसे कम कहाँ पे गया था, और उसके बाद से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके कैटेगरी में सीट है कि नहीं है। अगर आपके कैटेगरी में सीट नहीं है तो फिर आपको फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो है एक कोई सा भी RRB चुनाव कर लेते हैं। हम यहाँ से दोनों को टिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से फिर से आधार वेरिफिकेशन का हम इसको फिर से क्लोज करते हैं। ये देखिए बोल रहा है कि डाटा आपका फैच हुआ है, प्रीवियस जो सेव डाटा है वहाँ से आपको फर्दर प्रोसेस कर लेना है। चलिए यहाँ कट करते हैं। यहाँ मेरा जो ऑलरेडी OTR जो हुआ था, या मैंने पिछले साल फॉर्म भरा था, तो वहाँ से डाटा ऑटोमेटिक उठाया हुआ है। अब देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी जानकारी फिलअप रहेगी, जैसे कि आपका यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सब फिलअप रहेगा। यहाँ पे कुछ जानकारी आपको फिलअप करना होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको पूछेगा मैरिड है कि अनमैरिड है, फिर यहाँ रिलीजन बताना, हिंदू मुस्लिम क्या है, मातृभाषा क्या आपकी हिंदी है, गुजराती है, मदर टंग पूछ रहा है। यहाँ पे आपको किस भाषा में एग्जाम देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं, अंग्रेजी में या हिंदी में या और भी भाषा है। फिर यहाँ पे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पहचान है, 2 तिल विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देने से तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी आप यहाँ पे 2 देंगे। इसके बाद यहाँ से आपको अपना जाति चूज करना है। अगर आप SC ST हैं तो यहाँ पे आपको अपना जो है SC ST का जो है कास्ट का नेम लिखना है, कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर, कहाँ से आपने बनवाया हुआ है। तो यहाँ डिप्टी कलेक्टर का भी ऑप्शन है। तो इसके अलावा रेवेन्यू ऑफिसर, क्योंकि बिहार से तो रेवेन्यू ऑफिसर आएगा तो रेवेन्यू ऑफिसर चूज कर लेंगे। इशू स्टेट कहाँ से बनवाया हुआ है, किस राज्य से, कब बनवाया हुआ है। फिर यहाँ पे आपको ट्रेवल पास चाहिए, यस करेंगे, और यहाँ पे अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे 400 KB से कम PDF में। तो आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ से भी आपने कास्ट बनवाया हुआ है वो जानकारी देंगे। अभी जरूरी नहीं कि सेंट्रल लेवल वाला ही चाहिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है ना तो DV में आपको बोला जाता है कि आप अपना सेंट्रल वाला बनवा के लेके, उनका रेलवे का एक अलग फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आपको प्रिंट करना होगा। और जो अभी आपने ये जाति बनवाया हुआ है इसी के बेस पे आपको ब्लॉक से उस फॉर्मेट पे जाति को इशू कर दिया जाता है, जो सेंट्रल लेवल के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो अभी आपके पास जो भी जाति है, अगर आप BC BC हैं तो BC BC में क्या करेंगे,
जैसे ओबीसी होता है, बिहार में ओबीसी आता है, तो ओबीसी में एनसीएल, तो यहाँ आपको क्या करना है, नॉन क्रिमिनल चूज करके और अपना जो है यहाँ पे कास्ट नेम, सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी यहाँ से चूज करेंगे, इशू स्टेट चूज करेंगे और इशू डेट चूज करके आप अपना जाति को यहाँ पे दे देंगे। जो एनसीएल होता है, एनसीएल यहाँ पे जो भी कैटेगरी है वो एनसीएल, बीसी वाले अपना एनसीएल या ओबीसी वाले अपना एनसीएल यहाँ पे देंगे। अगर आप अदर स्टेट से है, ओबीसी आपका आएगा, ओबीसी आप चूज करके अपना एनसीएल वाला सर्टिफिकेट देंगे। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस वाला जो 25-26 वाला है आपका, जो 1/4/2025 के बाद का इशू हो, वो यहाँ पे आपको जो है देना है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं बीसी का भी दिखाया तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आ रहा था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि SC/ST के लिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SC/ST, ओबीसी के लिए इस तरह से रिजर्वेशन के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए चाहिए होगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कैटेगरी चुनाव करके अपनी जानकारी को यहाँ पे आपको देना है और बताना है। यहाँ पे जब हम क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल चूज कर रहे थे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था, देखिए यहाँ पे कि ओबीसी का जो नॉन क्रिमिनल का कैटेगरी होता है वो 8 लाख पर एनम होता है, ध्यान रखिएगा। तो 8 लाख से इनकम जिनकी भी कम है वो यहाँ पे ओबीसी एनसीएल में ही आएगा। यहाँ लिखा हुआ, मैं बार बार हर एक वीडियो में बताता हूँ कि ओबीसी एनसीएल कौन आएगा, तो 8 लाख से कम इनकम वाले ही ओबीसी एनसीएल का बेनिफिट ले पाएंगे। तो अपने अकॉर्डिंग देखिए और चुनाव करिए क्या है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है, जो भी आपका सिटी है, पिन कोड है, इस बॉक्स में पूरा एड्रेस लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस भरना है और अगर सेम इसको टिक करेंगे, सेम कोड पे जगह अलग लिख सकते हैं और इसको सेव करके नेक्स्ट कर देना है। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप एक्स सर्विस मैंने तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पूछेगा कि आप विकलांग है, यस नो में बताना होगा। फिर यहाँ पे पूछेगा आपको लिखने में दिक्कत हो रही है, जैसे कई प्रकार के विकलांग होते हैं जिनको लिखने में दिक्कत होती है, तो स्क्राइब ले सकते हैं, अपने साथ एक आदमी ले जा सकते हैं, तीसरे यस में पूछ रहा है वो। और ईबीसी है तो आप यस करेंगे और ईबीसी का क्राइटेरिया है कि आपकी फैमिली इनकम सालाना जो है 50,000 से कम होना चाहिए, या आप बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, या जो है और भी तमाम ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। अगर आप ईबीसी यहाँ यस करते हैं तो सिर्फ आपको कंसेशनल जो फी लग रहा है उसमें आपको मिल जाएगा, नॉट टू जॉब रिजर्वेशन में आपको कोई बेनिफिट इसका नहीं मिलेगा, बस आपको एक जो है यहाँ पे ट्रेवल पास मिल जाएगा और आपको फी जो है कम हो जाएगा यस करते हैं। तो यस का क्राइटेरिया मैंने बताया ही कौन कर सकता है। यहाँ पे अगर रेलवे एम्प्लॉय है ऑलरेडी तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। करेंटली कहीं काम कर रहे हैं, जैसे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, या नॉट अप्लीकेबल है, तमाम ऑप्शन है, आप यहाँ पे बता सकते हैं। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आ रहा है, फ्रॉम कब से कब आप काम कर रहे हैं, आप अभी भी काम कर रहे हैं, यस में बताना है। तो अगर है तो यस करके आप बता सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। नीचे में आपको बैंक डिटेल्स देना है फी रिफंड के लिए, तो अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड ये आप अपना दे देंगे, फिर यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट कर देंगे। अब अगले स्टेप में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी, तो यहाँ पे पहले आपका 10th ऑलरेडी फिलअप मिलेगा, अगर आप 2024 में वैकेंसी आई थी उसका फॉर्म भरे थे तो, और नहीं तो आप यहाँ एडिट करके डिलीट करके फ्रेश भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे बैचलर डिग्री की जानकारी ऐड करना, बैचलर डिग्री चूज करेंगे, किस विषय से आपने पढ़ाई के डिसिप्लिन में, आपका एक ही ऑप्शन आ रहा है। आपको यहाँ पे नेम ऑफ द कोर्स एज एग्जिस्टिंग ऑन सर्टिफिकेट पे क्या लिखा है, बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखा है, बैचलर ऑफ कॉमर्स लिखा है, बैचलर ऑफ साइंस लिखा है, जो लिखा जैसे लिखा है कोर्स का नाम वो आप यहाँ लिख देंगे। राज्य बताएंगे किस राज्य से आप ये कर रहे हैं, मतलब कंप्लीट किए हुए ग्रेजुएशन। फिर डिस्ट्रिक्ट बताएंगे किस डिस्ट्रिक्ट से आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं। फिर आप नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से, या अगर आप कॉलेज का नाम देना चाहते हैं तो कॉलेज का भी नाम दे सकते हैं। डेट ऑफ पासिंग, कब आपने पास आउट किया हुआ है। आपको कंप्यूटर टाइपिंग आती है हिंदी या अंग्रेजी तो आप यहाँ यस कर सकते हैं। इससे आप जो 2 पद है कंप्यूटर टाइपिंग वाला उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप यहाँ नो कर देते हैं तो वो दोनों पद से आप हट जाएंगे, तो आप कर दीजिए, बाद में आप टाइपिंग सीख लीजिएगा और इसको ऐड करेंगे। जैसे ऐड करेंगे ये भी जानकारी इसी प्रकार से जिस तरह से मैट्रिक ऐड हुआ है इसके नीचे जस्ट आपका शो करना शुरू कर देगा। और ये ग्रेजुएशन की जानकारी ऐड करने के बाद से आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगले स्टेप में आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जो कि पासपोर्ट साइज बोला गया है, और यहाँ आपको एक सिग्नेचर भी अपलोड करनी है, और यहाँ पे आपको कैप्चर लाइव फोटो भी आपको अपलोड करनी है फ्रॉम मोबाइल, या अगर आपका जो पीसी है उसमें अच्छा कैमरा है लगा है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यस करना होगा। और आपको केवल 5 मिनट में 3 बार ही कैप्चर करने की अनुमति है। हल्के रंग की पृष्ठभूमि वाले प्रकाश पे आपको अपलोड करना। जैसे मैंने क्लिक किया, अब बोल रहा है कि ब्लिंक योर आईज फॉर वेरिफिकेशन, प्लीज ब्लिंक योर आईज। ब्लिंक करेंगे तुरंत मेरा फोटो खींच देगा, देखिए खींच दिया। अब यहाँ पे वो शो भी कर देगा। अगर आप चाह रहे हैं मोबाइल से कैप्चर करना तो आप कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, इस पर क्लिक करेंगे और बोल रहा है स्कैन द QR कोड। अब इस QR कोड को हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। देखते हैं क्या ऑप्शन आता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। और बोल रहा है कि इंटर RRB अकाउंट क्रेडेंशियल, आपको RRB अकाउंट क्रेडेंशियल देना होगा, जैसे कि आपका मोबाइल और पासवर्ड या ईमेल या पासवर्ड या आधार से भी लॉगिन कर सकते हैं। और आप यहाँ पे जो है लाइव फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं आपके मोबाइल कैमरा से।
तो ये इस QR कोड को स्कैन करिए, वेबसाइट पे लेके जाएगा, वहाँ पे लॉगिन करिए और मोबाइल कैमरा का यूज करके आप जो है फोटो खींच सकते हैं। वाइट होना चाहिए, सैंपल दिया हुआ देखिए यहाँ पे इस तरह से, देखे ना सैंपल। अगर कोई मुस्लिम लेडीज है तो इस प्रकार से फोटो खींच सकती है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि मैं लेडीज का फॉर्म भर रहा हूँ तो लेडीज का सैंपल दिखाया गया। अगर आप मेल होंगे तो मेल का सैंपल यहाँ पे दिखाई देगा। तो वही सेम व्हाइट बैकग्राउंड बढ़िया सा फोटो आपको चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना सिर्फ लाइव फोटो ही खींचने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको ब्राउज करके जो फोटो आता है वो आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आता तो वहाँ पे शो होता है। यहाँ पे देखिए सिर्फ सिग्नेचर ब्राउज करने का आ रहा है। यहाँ पे लाइव ही यहाँ पे आपको सिर्फ फोटो अपलोड करना है और यहाँ सैंपल दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार का आपका फोटो चाहिए होगा, ठीक है ना। कैप्चर लाइव इमेज का आपको सिर्फ आ रहा है ऑप्शन। आप लाइव ही फोटो खींच सकते हैं, अपलोड नहीं कर सकते स्कैन करके। चलिए हम लाइव फोटो खींच करके सेव करके नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ पे जो है ना प्रीफरेंस देना है। जैसे कि अलग अलग पोस्ट है तो पहला पोस्ट किसको आप प्रेफर देंगे, दूसरा को, तीसरा को। तो अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे केस में गोरखपुर मैंने RRB से अप्लाई किया तो यहाँ पे 5 जो है पोस्ट है। तो हम फिर से जो है RRB गोरखपुर में देखें कितना सीट है और उसके अकॉर्डिंग हम प्रीफरेंस को देंगे। जैसे हम चाहते हैं कि टाइपिस्ट वाला जो काम है वो हम उसको लास्ट में देंगे, हम बढ़िया पद पहले सिलेक्ट करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से चुनाव करेंगे, इसको पहले, दूसरा को पहले, तीसरा को किसको। तो ऐसे आप यहाँ पे दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए किसको हम पहले प्रेफरेंस देना है, किसको बाद में देना है। अब यहाँ पे आपको अपना प्लेस लिखना है जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है और यहाँ इसको भी सेव कर देना है। ये डाटा सेव हो गया। अब आपको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करते यहाँ देखिए सारा जानकारी खुल के आ जाता है जो भी अपने जानकारी फॉर्म भरते में दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको टिक करना है कि हाँ आपने डाटा को चेक कर लिया है, सब चीज सही है। कुछ गलती है तो एडिट करेंगे यहाँ नीचे में, नहीं गलती है तो यहाँ देखिए बटन है सबमिट का, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही पूछेगा कि आप श्योर हैं बाद में करेक्शन नहीं कर सकते, तो आप यहाँ सबमिट कर देंगे। प्लीज वेरीफाई योर आधार। अच्छा आधार वेरिफिकेशन मांग रहा है, मैंडेटरी कर दिया आधार वेरिफिकेशन। चलिए हम यहाँ इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करके हम होम पेज पे आएंगे और उसके बाद से हम यहाँ पे आधार कार्ड की संख्या लिखेंगे। जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, तुरंत OTP जाएगा, उसको यहाँ लिखेंगे और इसको टिक करके वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करते ही फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, आधार वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद से हम फिर से जो है जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन या नीचे में और फिर से हम कंटिन्यू करके फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो ऐसे आपको क्या करना है, फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके बाद से अगला स्टेप आपको पेमेंट का आएगा, पेमेंट जमा करना है और लास्ट में प्रिंट आउट निकालना। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें इसी तरह के अपडेट्स के लिए।